गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बच्चों बायो की कक्षा में। और बायो के वीडियो लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज उसके अंदर जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, ठीक है, वो आता है ना बड़ी आंत है। जब अपना टॉपिक चल रहा है मानव का पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो मानव का पाचन तंत्र चल रहा है, इसके अंदर अपन बात करें तो आज तो पढ़ेंगे बड़ी आंत पढ़ेंगे। बड़ी आंत से पहले क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं वो आपको याद होना जरूरी है बच्चों। तो बच्चों आपको याद होगा कि इससे पहले जो अपन डिस्कशन कर चुके हैं, अपने आहार नाल की संरचना के अंदर पढ़ रहे हैं। आहार नाल की संरचना की बात करते हैं तो आहार नाल की संरचना जो होती है, ठीक है, आहार नाल की जो संरचना की बात करें, आहार नाल की जो संरचना की अपन बात करें, कहाँ से अपने मुख और मुख गुहा पढ़ा, उसके बाद दांत पढ़ा, ठीक है, दांत के बाद, ठीक है, अपन ने मतलब मुख गुहा के अंदर ही पढ़ी थी दांत की जो संरचना पढ़ी थी। इसके बाद जो अपन जो डिस्कशन किया था वो क्या किया था आपको पता होगा। उसके बाद अपन ने डिस्कशन किया था ग्रसनिका फेरिंग्स का क्या था। उसके बाद अपने ग्रेसिका का बारे में वीडियो लेक्चर डाला था, अध्ययन किया था। उसके बाद अपने अमाशय के बारे में अध्ययन किया था। और अमाशय के बाद जो अपना जो इससे परिवेश वाला जो वीडियो लेक्चर है वो अपन ने जो डाला था वो किस पे डाला था, आपकी छोटी आंत्र पे डाला था। और छोटी आंत्र की एक बार थोड़ी समरी में बताऊँ आपको। तो छोटी आंत्र क्या होती है, जो अमाशय का अगला जो भाग होता है छोटी आंत होती है, जो 3 मीटर लंबी होती है जीवित अवस्था के अंदर। और ये जो अमाशय का जो पाइलोरस जो छिद्र होता है, वो पाइलोरस जो छिद्र होता है वो आपके किस में खुलता है, आपके छोटी आंत्र में खुलता है। छोटी आंत्र के जो पहला भाग होता है ग्रहणी, उसमें आकर खुलता है। तो बात करते हैं छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी होता है, दूसरा कौन सा होता है बच्चों आपको बताओ, ठीक है, दूसरा कौन सा था, जेजुनम, ठीक है, जिसको अग्र शुद्धांत्र बोलते हैं। और तीसरा था शुद्धांत्र बोलते हैं, इसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3 पार्ट से जो पहला पार्ट होता है जो ग्रहणी है, जो करीब 25 सेंटीमीटर जो लंबाई का होता है और यू आकार का होता है। इस यू आकार में ही जो ऊपर से अपन जो बात है हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, जो मतलब आपके जो बुक में देखिए वो है कॉमन, जो पित्तवाहिनी और अग्नाशय वाहिनी साथ में मिलकर यहाँ पर आके इसके यू आकार का जो ग्रहणी होती है इसमें आके खुलती है। यहाँ पर एक अवरोधनी भी पाई जाती है जिसको इंस्पेक्टर ओडी बोलते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि इसके जो दूसरा जो होता है वो करीब 1 मीटर लंबा भाग होता है जिसको जेजुनम या अग्र शुद्धांत्र बोलते हैं, जो कुंडलित होता है। तीसरा जो भाग होता है अत्यधिक कुंडलित होता है, 1.75 मतलब 1.75 मीटर लंबा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो अत्यधिक कुंडलित होता है इसको क्या बोलते हैं, शुद्धांत्र और इलियम बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट थे। फिर अपन ने इसकी भित्ति की बात की थी, आपको पता होगा भित्ति की बात करें 4 स्तर होते हैं। बाहरी जो होता है सिरोस होता है, फिर इसके अंदर दूसरा जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, बाहर से बात कर रहा हूँ तो बाहर से जो स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है सिरोसा होता है। दूसरा जो स्तर होता है वो पेशी स्तर होता है, जो बाहरी जो उसका होता है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य पेशी से बना होता है। आंतरिक जो स्तर होता है वो किसे, वर्तुल पेशी से बना। तीसरा जो स्तर होता है जो बाहर से तीसरा जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, आपके सब म्यूकोसा या अर्धश्लेष्मिका बोलते हैं, जिसके अंदर रक्तवाहिनियाँ, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह जो लसिकाएं पाई जाती है। चौथा जो आंतरिक स्तर होता है वो क्या बोलता है, आपके म्यूकोसा श्लेष्मिका होता है। इसमें यह था कि श्लेष्मा और अर्धश्लेष्मिका दोनों कुंडलित होकर एक वलन बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्कलिंग के फोल्ड्स बोलते हैं, फोल्ड्स ऑफ कर्कलिंग के वलन। और इन वलन के ऊपर ही क्या उंगली से उभार पाए जाते हैं, वो गिलाई बोलते हैं, रक्षांकुर बोलते हैं, ठीक है। और रसांक के ऊपर क्या पाए, सूक्ष्मांकुर और पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो श्लेष्मिका होता है। श्लेष्मिका की जो आंतरिक जो अपन झिल्ली की बात करें, श्लेष्मिका जो अंतरोलन होता है, इसमें आंतरिक अंतरोलन से इसमें भूमिकाएं बनती है, मतलब जो ग्रंथियां भी बनती है, ठीक है। ग्रंथियां बनती है या जो अंदर गुहा बनती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून बोलते हैं। लिबरक्यून की जो गुहा होती है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, क्लस कोशिका पाई, आंतरिक कोशिका पाई जाती है, और तीसरी जो कोशिका थी वो कौन सी थी बच्चों, याद करो, ठीक है। तो क्लस कोशिका श्लेष्मा का स्त्रावन करती है, और जो आंतरिक कोशिकाएं क्या करती है, पाचक एंजाइमों का स्त्रावन करती है, और जो पेनेथ कोशिका जो तीसरी कोशिका होती है वो क्या करती है, यहाँ पर पेनेथ कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, लाइसोजाइम का स्त्रावन करती है, इस प्रकार से। और फिर अपन ने बात की अर्धश्लेष्मिका के अंदर एक छोटी जो
ग्रंथियाँ और पाई जाती है, जिनको बुनस ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो कि श्लेष्मा का स्त्राव करती है। साथ में क्या करती है, जो सारी पदार्थ का स्त्राव करती है, जो क्या करता है इसके ग्रहणी के क्षेत्र में, इसमें ड्यूडेनम वाले पार्ट की बात करूँ, ड्यूडेनम में ग्रहणी वाले क्षेत्र, यहाँ पे नहीं है डायग्राम पे, उसमें खुलती है, तो वहाँ से या वहाँ रिलीज होती है। इससे क्या होता है, जो अमाशय से जो सारे अम्लीय माध्यम आता है उसको वो उदासीन करती है। ये चीज़ें अपने डिस्कस करी। आज जो अपन बात कर रहे हैं बुक की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। आज बात करें बड़ी आंत्र की। तो बड़ी आंत्र की बात करें तो बच्चों, बड़ी आंत्र जो होता है ये आहार नाल का सबसे अंतिम खंड होता है। देखो ये लिखा भी अपने हिसाब से, आहार नाल का अंतिम खंड होता है। इसकी बात करें तो बड़ी आंत्र की बात करें तो ये क्या होता है, आहार नाल का अंतिम खंड होता है। सबसे पहली बात तो करें तो, ठीक है, बड़ी आंत्र की बात करें तो आहार नाल का ये अंतिम खंड होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसका व्यास ज्यादा होता है, ठीक है, और लंबाई करीब 1.5 मीटर टोटल के बाद। इसकी जो चौड़ाई अपन बात करें छोटी आंत्र की तुलना में, पहले बताया जब वीडियो बनाया था, इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत्र की तुलना में ज्यादा होती है। इसकी लंबाई की बात करें छोटी आंत्र की तुलना में इसकी लंबाई छोटी आंत्र की बात करें तो लंबाई तो छोटी आंत्र की तुलना कम होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है। देखो चौड़ी दिख रही है आपको, चौड़ी दिख रही है, ठीक, चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी व्यास अधिक होता है, व्यास मतलब इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई करीब 1.5 मीटर तक होती है। और बड़ी आंत्र के फिर आगे की बात करें तो यहाँ पर बड़ी आंत्र के 3 भाग होते हैं, जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है यहाँ, ठीक है, बुक्स में अलग अलग तरीके से देखकर इनमें सिस्टम 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत्र की बात करें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको उंडुक बोलते हैं, या हिंदी में उंडुक या इंग्लिश में सीकम बोलते हैं। इसका फंडा मैंने पहले ही बता रखा है, CCR नाम से, ठीक है, LCCR नाम से मैंने शुरू में डिस्कस किया था। तो इसका जो पहला भाग होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उंडुक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सीकम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सीकम बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको वर्णदांत्र बोलते हैं, जिसको कोलन बोलते हैं इंग्लिश में। और कोलन के 3 पार्ट्स होते हैं, पहले ये देखिए फिर वन बाय वन पढ़ते हैं इनके बारे में बुक में दिया हुआ। दूसरा जो भाग होता है वो उंडुक, अब बताओ डायग्राम में, पहला भाग उंडुक एक बार देख लो, इसको सीकम बोलते हैं। दूसरा वर्णदांत्र, वर्णदांत्र के 3 भाग होते हैं, एक आरोही वर्णदांत्र होता है, दूसरा अनुप्रस्थ वर्णदांत्र होता है, और तीसरा अवरोही वर्णदांत्र, या बोले तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। इस प्रकार से 3 इसके पार्ट्स होते हैं। अपन बात करें छोटी आंत्र की जो भागों की बात करें, 3 भाग होते हैं, उंडुक भाग सीकम होता है, दूसरा वर्णदांत्र। वर्णदांत्र भी इसके 3 हिस्से होते हैं। वर्णदांत्र की बात करें 3 हिस्से होते हैं। पहला आरोही वर्णदांत्र होता है, जिसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। दूसरा अनुप्रस्थ वर्णदांत्र होता है, जिसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। तीसरा अवरोही वर्णदांत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको आपके डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, ठीक, इस प्रकार। और तीसरा जो भाग होता है, पहला भाग उंडुक हो गया, दूसरा भाग आपके हो गया वर्णदांत्र हो गया, तीसरा जो भाग होता है ये क्या होता है, आपके मलाशय होता है। तीसरा जो भाग होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। ये 3 भाग हो गए, ठीक है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट जो बात है याद रखना इस प्रकार से। फिर जो नेक्स्ट जो बात करते हैं, अपन बात चालू करते हैं, अब सीकम से बात चालू करते हैं, उंडुक से बात करते हैं। उंडुक जो होता है इसका प्रथम भाग होता है, बड़ी आंत्र का जो प्रथम भाग होता है उसको उंडुक या सीकम बोलते हैं। देखो ये उंडुक या सीकम है, ये रहा पहली बात तो। और उंडुक या सीकम में ही आकर जो छोटी आंत्र का जो तीसरा हिस्सा होता है, जिसको इलियम या सुधांत्र बोलते हैं, ठीक है, वो आके जुड़ता है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये इलियम मैंने इस कर दिया, यहाँ पे इलियम होती है, मतलब यहाँ पे छोटी आंत्र होती है, बीच में आपने डायग्राम जो पहले बनाया उसको देखा होगा, यहाँ पर छोटी आंत्र होती है, ठीक है, छोटी आंत्र होती है। छोटी आंत्र का जो लास्ट का हिस्सा होता है, जिसको सुधांत्र बोलते हैं, सुधांत्र यहाँ पर आके, इलियम यहाँ पर आके जुड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ती है तो यहाँ पे एक वाल भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलियो, मतलब इलियम, सिको मतलब सिकल वाल, मतलब इलियम और सिकल के बीच में जो वाल पाया जाता है उसको इलियोसिकल वाल बोलते हैं। और अपन जैसे हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में आपके जिसको क्या बोलेंगे, आपके एक त्रिकांत्र कपाट, इलियोसिकल वाल, त्रिकांत्र कपाट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे पाया जाएगा त्रिकांत्र कपाट, जिसको बोल लेते हैं इलियोसिकल
वाल्व, ठीक है, इलियोशिकल वाल्व, ठीक है, ये पाया जाता है इलियोशिकल वाल्व। त्रिकाल कपाट मैंने क्या बताया था, त्रिकांतर कपाट, ठीक है। क्या होता है, जब यहाँ पर इलियम शुद्धांत्र आके जुड़ती है तो इसका कार्य क्या होता है, इस कपाट का कार्य क्या होता है बच्चों, याद रखना कि इलियम से तो भोजन होता है, ठीक है। अब जाना किधर है भोजन, इलियम से ऊपर से आया, मुंह से आते आते इलियम तक पहुंच गया, इलियम तक जाने के बाद ये यहाँ पे सिक्कम है, सिक्कम से फिर जाता है ये कोलन में जाता है, कोलन से रेक्टम या मलाशय के अंदर जाता है, मलाशय गुदा से बाहर निकल जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो अब इसका इलियोशिकल त्रिकाल कपाट, त्रिकांतर कपाट का काम क्या है, त्रिकांतर कपाट का ये काम है बच्चों कि ये जो भोजन जो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक जो पदार्थ पहुंचे हैं उनको वापस उसके अंदर इलियम के अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। इससे इसमें तो शुद्धांतर से सिक्कम में या उंडुक में तो आने देता है पदार्थों को, लेकिन वापस उंडुक से शुद्धांतर में या सिक्कम से इलियम में वापस नहीं जाने देता है। ये काम होता है इसका त्रिकांतर कपाट जो होता है, त्रिकांतर कपाट जिसको इलियोशिकल वाल्व होता है, इसका ये कार्य होता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, ये तो होगी इसकी सिक्कम की, ये दूसरी बात और यहाँ पर कि अपन बात करते हैं सिक्कम की बात करते हैं तो सिक्कम का तो एक तो ये विशेषता होगी, प्रथम भाग होता है, बड़ी आंत का प्रथम भाग है और ये यहाँ पर एक इलियम और शिकल के बीच में संधि पाई जाती है। यहाँ पे आगे इलियम आके या अपन बात करते हैं जो शुद्धांत आते हैं यहाँ जुड़ती है, यहाँ पर एक वाल्व में त्रिकांत कपाट में इलियोशिकल वाल्व पाया जाता है, उसका काम मैंने बता दिया क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और जो खास बात है कि अपन बात करते हैं उंडुक में छोटी एवं बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है, ये तो ठीक है, उंडुक ये हो गया। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें उंडुक में सिरे पर, उंडुक के सिरे पर देखो, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, उंडुक के सिरे पर एक उंगली जैसा प्रवर्ध होता है, ये ठीक है, उंडुक के सिरे पर एक उंगली जैसा प्रवर्ध होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स बोलते हैं। जो आप बोलते हैं अपेंडिक्स का दर्द हो गया, ये एक अवशेष है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है। ये उंडुक के सिरे पर एक उंगली जैसा, देखो उंगली जैसा, ठीक है, उंगली जैसा, देखो उंगली है, उंगली से इतना ही, उंगली जितना ही होता है, ठीक है। आपने कभी सर्जरी में देखोगे ये काट के जब दर्द करता है इसको काट के निकाल दिया जाता है, तो इसका विशेष रोल होता नहीं है ना, अपेंडिक्स का दर्द जब होने लग जाता है तो इसको निकाल देते तो उंगली जैसा ही होता है, ठीक है। तो उंगली जैसा प्रवर्त पाया जाता है, इसका कोई विशेष रोल नहीं होता है, ठीक है। इसको कर्मी रूपी परिशेषिका का अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं, हिंदी बोलते कर्मी रूपी परिशेषिका बोलते हैं, जो लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबा होता है और पेश का कोई कार्य होता नहीं है और इस प्रकार से ये एक अवशेषी अंग माना जाता है। आपकी बुक में थोड़ा ऊपर लिखा हुआ याद रखना, बुक में थोड़ा ऊपर लिख दिया गया अवशेषी अंग नहीं होता तो यहाँ पर लिखना है ना, किसके बारे में बात कर रहा है ये, इसकी कर्मी अवशेषिका के रूप में ही बात कर रहा है, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट जो बात अपन जो आती है और जो इम्पोर्टेंट जो बात अपन यहाँ पर करते हैं कि बड़ी आंत का अंत, जो अपन बात की बड़ी आंत की भित्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत की भित्ति की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो बड़ी आंत की भित्ति में 4 उत्तरीय स्तर पाए जाते हैं, जैसे अपन ने चाहे इसोफेगस में बात की होगी, चाहे अपने अमाशय में बात की होगी, चाहे छोटी आंत में बात की हो, कि वो 4 स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर शिरोसा होता है, उसके अंदर वाला स्तर होता है, सबसे बाहर से अपन चलते हैं तो सबसे बाहरी स्तर हो जाएगा, कौन सा होगा, शिरोसा हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर पेश स्तर हो जाएगा, पेश स्तर में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाएगी, एक अनुदैर्घ्य पेशी होगी, दूसरी वर्तुल पेशी होगी। तीसरा जो स्तर होगा वो कौन से बाहर से चल रहे हैं, तीसरा स्तर कौन सा होगा, अर्धश्लेष्म, जिसको सबम्यूकोसा बोलते हैं, उसके अंदर वो कि वही रुधिर वाहिनियां, लसिकाएं वाहिनियां और तंत्रिकाएं वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। और सबसे आंतरिक स्तर होता है वो श्लेष्मिका या म्यूकोस होता है। लेकिन इसकी म्यूकोसा की एक विशेषता होती है बच्चों इसके म्यूकोसा की एक विशेषता होती है, ठीक है। इसके म्यूकोसा की और इसके जो पेशी स्तर उसकी एक विशेषता होती है, जिसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, कि इसका जो पेशी स्तर होता है उसके बारे में मैं आपको विशेषता बताऊंगा, ठीक है। तो इसके जो म्यूकोसा है या इसका पेशी स्तर उसकी एक विशेषता होती है। तो इसका जो पेशी स्तर होता है, ठीक है, इसका पेशी स्तर की बात करें तो उसकी एक विशेषता होती है। और इसके जो सबसे आंतरिक जो स्तर होता है श्लेष्मिका म्यूकोस, उसके भी एक विशेषता होती है। वो क्या, देखो बड़ी आंत में रसांकुर का अभाव होता है, देखो याद रखना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो बड़ी आंत में जो रसांकुर का काम ही नहीं होता है यहाँ पर अवशोषण का, पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है, रसांकुर नहीं पाए जाते। और रसांकुर किस में पाए जाते हैं, आपके जो अंदर का जो म्यूकोसा स्तर है श्लेष्मिका में उसमें पाए जाते हैं। तो उसमें मतलब क्या होता है, रसांकुर इसमें नहीं पाए जाते, तो है ना। जो
विलाई है वो नहीं पाई जाती। विलाई की बात करते हैं, विलाई इसमें नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भोजन का लगभग क्या होता है, जो पोषक पदार्थ उनका अवशोषण हो चुका होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर रसायन गुणों का अभाव होता है इसमें, बड़ी आंत की बात करें तो। फिर बात आती है कि इसकी उपकला कोशिकाओं में कोई पाचन एंजाइम नहीं पाया। अब यहाँ पर कोई पाचन की क्रिया पहले होगी, यहाँ पर अवशोषण होना है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो भी क्रिया थी, पाचन की जो क्रिया थी वो हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आते आते शारीरिक क्रिया जो है, पाचन की जो क्रिया है वो हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अब अवशोषण हो रहा है, तो यहाँ पर पाचन का कोई विशेष रोल नहीं है। तो यहाँ पर पाचन एंजाइम इसमें, इसकी उपकला में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी होगी। इसके बाद ये जो मेन बातें थी अपन, तो इसके बाद ये जो बात आती है, एक और बात आती है कि जब अपन इसके भागों की बात करते हैं, उंडुक के बारे में बात करती, वैदांत की बात करती, तो वैदांत मैंने बताया था, देखो ये है इसका आरोही भाग, ये तो उंडुक या सिकम हो गया, ये तो सिकम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सिकम हो गया। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आरोही वर्णांतर है, बोले तो एसेंडिंग कॉलन है। ये क्या है, एसेंडिंग कॉलन है। ठीक है, और ये है एसेंडिंग कॉलन, मतलब ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाता है, उल्टा ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग कॉलन, या इंग्लिश में बोले तो आरोही। आरोही मतलब चढ़ने वाला, आरोही वर्णांतर हो गया। इसके बाद ये अनुप्रस्थ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे चलता है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स कॉलन है। और ये नीचे उतर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कॉलन, इसको अवरोही वर्णांतर बोलते हैं। तो तीन हिस्से हो गए, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही वर्णांतर। बहुत तो एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और जो आपको डायग्राम में दिखे हैं इस प्रकार से, और आपके डिसेंडिंग कॉलन, तीन को किसके, इसके हो गए। ठीक है, तो इसमें और एक खास विशेषता क्या है कि जैसे मैंने क्या बताई थी आपको कि इसके जो अपन स्तरों की बात करते हैं, तो ये इसके स्तरों की बात करते हैं, सेक्शन अपन जैसे वहां पर बात करें तो सबसे बाहरी स्तर शिरोसा होता है ना। इसके उत्कीय स्तरों की बात करें, सबसे बाहरी स्तर की बात करें, सबसे बाहर से लेते हैं तो शिरोसा होता है, जो पेरिटोनियम से कवर होता है। ठीक है, जो विसरल पेरिटोनियम से कवर। दूसरा जो स्तर होता है वो मस्कुलर स्तर, तो पेशी स्तर होता है। यहाँ पर पेशी स्तर की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था, बाह्य पेशी होती है वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल पेशी स्तर होता है, अनुदैर्घ्य पेशी स्तर होता है बाहर वाला, और आंतरिक वाला कौन सा, वर्तुल पेशी स्तर होता है, जिसे मैंने पहले वो डायग्राम बता रखा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता क्या है कि जो यहाँ पर जो ये पेशी स्तर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर विशेषता क्या है कि पेशी स्तर की बात करें तो बाहर वाला जो अनुदैर्घ्य पेशी स्तर है, तो अनुदैर्घ्य पेशी स्तर क्या होता है, ये तीन मतलब जो होती है, तीन पट्टियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तीन पट्टियों के रूप में पाया जाता है। तीन पट्टियों के रूप में मतलब क्या होता है, जिसको ऐसे में सेक्शन काट के देखूं तो इस प्रकार से होगा ये। इस प्रकार से देखो, एक पट्टी का यहाँ पे मतलब इस प्रकार से अंदर धस जाती है, तो मस्कुलर वाला इस तरह होगा ना। जो अपन बात कर रहे हैं अनुदैर्घ्य पेशियां होगी, अनुदैर्घ्य पेशियां इस प्रकार से लंबाई बात है, इस प्रकार से ये देखो इस प्रकार से होगी, एक मतलब कुछ छोटा पट्टी बना लेगी ये। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, देखो ये पट्टी बना ली ना, अनुदैर्घ्य पेशियां एक गुच्छे के रूप में पाई जाएगी, सारी सारी अनुदैर्घ्य पेशियां, और बीच में पाई जाएगी ऐसे तीन पट्टिकाएं पाई जाएगी इसमें। देखो ऐसे एक इधर एक इधर तीन पट्टिकाएं पाई जाएगी। इससे तीन पट्टिकाएं, मान लो कोई रबड़ कोई ऐसे कोई सरसों उसके ऊपर तीन पट्टिकाएं खींच के डाल दे, तो उससे क्या होता है, जो भित्ति होती है, इसकी जो भित्ति होती है बाहर निकल जाती है इस प्रकार से। जिस ये क्या भित्ति होती है, ये क्या बाहर निकल जाती है। देखो ये अब तीनों तरफ से इस प्रकार से होगी, तो ये मान लो ये मस्कुलर जो अनुदैर्घ्य पेशी है इस प्रकार से तीन इस प्रकार से पाई जाएगी, इसकी पट्टिकाएं पाई जाएगी। ठीक है, इस पर लंबाई में, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी जो क्या होगी, ये जो भित्ति होती है किसकी, इसकी बड़ी आंत्र की जो भित्ति होती है। ठीक है, बड़ी आंत्र की भित्ति क्या होती है, इस प्रकार से उभर रूप में बाहर आ जाती है। हाँ, ये जो पट्टिकाएं पाई जाती है, ये जो पट्टिकाएं बनती है अनुदैर्घ्य पेशियों की, अनुदैर्घ्य पेशियों की पट्टिकाएं बनती है। देखो ये मैंने पट्टिका बना ली बीच में, ऐसी मतलब तीन पट्टिकाएं पाई जाती है। ऐसे इसको ऐसे काट के देखें, ऐसे काट के देखें, इस प्रकार से तीन इस प्रकार से अनुदैर्घ्य की पेशियों पट्टिकाएं पाई जाएगी। ठीक है, इन पट्टिकाओं क्या बोलते हैं, टीनी कोलाई बोलते हैं। इन पट्टिकाओं क्या बोलते हैं,
टिन्नी कोलाई बोलते हैं। सबसे पहले इन पट्टिकाओं को क्या बोलते हैं, टिन्नी कोलाई बोलते हैं। और इन टिन्नी कोलाई की वजह से याद रखना है ना, इनको इन पट्टिकाओं को टिन्नी कोलाई बोले। इन टिन्नी कोलाई की वजह से ही क्या होता है, जो इसकी जो बड़ी आंत की जो अपन बात कर रहे हैं, बड़ी आंत के जो कोलन वाला भाग है, इसकी जो ये जो भित्ति होती है, ये उभारों के रूप में बाहर निकल जाती है। देखो ये उभारों के रूप में क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये उभारों के रूप में इस प्रकार से, ये उभार से हो गई चारों तरफ से, इस प्रकार से उभार से छोटे छोटे इस पाउच से ये उभारों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसको इन उभारों को क्या बोलते हैं बच्चों, चुस्कांग बोलते हैं या होस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, चुस्कांग या होस्ट्रा बोलते हैं। इन उभारों को क्या बोलेंगे, चुस्कांग या होस्ट्रा बोलते हैं। इन उभारों की वजह से क्या होता है, इसकी जो अवशोषण की जो क्षमता होती है, मतलब इसके अंदर भोजन जो होगा वो रिटेन रहेगा, थोड़ा सा रुका हुआ रहेगा इनके अंदर, है ना, इधर रुक जाएगा, इधर भोजन रुका हुआ रहेगा, दीवार के इसके भित्ति के संपर्क में रहेगा। इससे क्या होता है, इसके जो अवशोषण होगा वो ज़्यादा जल है और भी जो पदार्थ उनका अवशोषण होगा वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है। और वर्णदात में अनेक सहजीवी जीवाणु भी रहते हैं। जैसे अपन इकोलाई की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक जो सहजीवी जीवाणु है इसे वर्णदात के अंदर ही, कोलन वाले पार्ट के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, वर्णदात की बात करें तो इसके अंदर जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वो इसी के अंदर ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट जो है इसका, उसकी बात करें, तीसरा पार्ट जो बड़ी आंत का वो है मलाशय है। ठीक है, मलाशय, बड़ी आंत का अंतिम और जो फुला हुआ भाग होता है वो मलाशय कहलाता है। देखो बड़ी आंत का अंतिम में थोड़ा खुला हुआ भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मलाशय बोलते हैं। और मलाशय एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, इसको क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोले, गुदा द्वारा बाहर खुलता है। गुदा के अंदर चारों ओर दो अवरोधनी होती है, मतलब इंस्पेक्टर होते हैं। गुदा का जो छिद्र होता है उसको बंद करने के लिए दो प्रकार की अवरोधनी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, गुदा का जो छिद्र है उसको बंद करने के लिए दो प्रकार की अवरोधनी चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से दो प्रकार की अवरोधनी यहाँ पर पाई जाती है। एक जो होती है, अपन बात करते हैं आंतरिक जो अवरोधनी होती है। ठीक है, तो बच्चों बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता है, जो ये गुदा वाला क्षेत्र होता है इसमें अवरोधनी पाई जाती है। तो आंतरिक जो अवरोधनी होती है वो चिकनी पेशी से बनी होती है, बाहरी जो अवरोधनी होती है वो रैखिक पेशियों से बनी हुई होती है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है। ठीक है, जो अपन ने मैंने बुक वाली सारी चीज़ें जो आपके साथ जो अवरोध, ठीक है, जो बात में डिस्कस करी है, और आज की कक्षा में तो आगे कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे वो पाचन की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। आज जो अपने डिस्कस किया है वो बड़ी आंत के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ तक पर पहुँचे वन बाई वन। इसके सुंदर से अच्छे से आप नोट्स बनाना और सारी चीज़ें डिस्कशन अपन की है। और कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करेंगे। ठीक है।